नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़ एनालिसिस 28 अक्टूबर 2021। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है चेक कर लेते हैं। सबसे पहला न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट फॉर्म्स कमिटी टू एग्जामिन पेगासस। तो दोस्तों, एज एक्सपेक्टेड सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट टेक्निकल कमिटी अपॉइंट किया है पेगासस इश्यू के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एंड गवर्नमेंट के अगेंस्ट जितने भी एलिगेशंस है इसकी सच्चाई ढूंढने के लिए। तो आप सबको बैकग्राउंड पता है कि इसराइली स्पाईवेयर पेगासस का यूज़ किया था या नहीं सिटीजन्स के ऊपर स्नूप करने के लिए। एक न्यूज़ आया था कि गवर्नमेंट ने अलीजडली काफ़ी सारे जर्नलिस्ट का, ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस का, बिजनेस कॉर्पोरेट्स का कम्युनिकेशन स्नूप किया था करके। या राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी सारे ऑपोजिशन एमपीज़ ने ये कंप्लेन किया था कि गवर्नमेंट ने जानबूझ के ये किया है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली आया था, बेसिकली एक पिटिशन आया था बाय वेटरन जर्नलिस्ट एन राम द हिंदू के एंड शशि कुमार साहब इंडियन एक्सप्रेस के। तो इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल किया था। तो इसकी जजमेंट अभी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट टेक्निकल कमिटी हेडेड बाय ए फॉर्मर अपेक्स कोर्ट जज जस्टिस आर वी रविंद्र। तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज आर वी रविंद्र ये एक्सपर्ट टेक्निकल कमिटी हेड करेगा। ठीक है। वैसे दोस्तों, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना साहब हैं, इन्होंने जैसे ही पिटिशन आया था, इन्होंने गवर्नमेंट को ये बोला था कि आप एक एफिडेविट सबमिट करो जिसमें ये पूरा बताओ आपने सही में इस तरह की स्नूपिंग किया था या नहीं, या किसी एजेंसी को, बेसिकली जो इसराइली स्पाईवेयर है पेगासस को ये काम दिया था या नहीं सिटीजन्स के ऊपर स्नूप करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने ठीक से कोई रिप्लाई नहीं दिया। बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस एन वी रमना साहब का कहना है। 2-3 बार पूछा, ठीक से कोई जवाब नहीं दिया। जवाब दिया तो भी वो एक वेग जवाब दिया जिसमें क्लियरली कुछ बताया नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस तरह एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट टेक्निकल कमेटी अपॉइंट किया। ठीक है। अब ये कमेटी में बेसिकली एक्सपर्ट टेक्निकल कमेटी में मैंने आपको बता दिया जस्टिस रविंद्रन साहब हेड करेगा। इसके साथ साथ फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर आलोक जोशी साहब होंगे, डॉक्टर सुदीप ओब्रॉय चेयरमैन सब कमेटी इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, जॉइंट टेक्निकल कमेटी। तो इन सब के चेयरमैन डॉक्टर सुदीप ओब्रॉय भी ये टेक्निकल कमेटी में रहेंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे आईटी एक्सपर्ट्स भी इस कमेटी में हैं। ठीक है। The court said it did not want to wander into any political thicket, but India cannot remain mute in the face of allegations. देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला इसमें कोई पॉलिटिकल बातें नहीं है, पर हम चुप नहीं रह सकते जब इस तरह की मेजर एलिगेशंस आता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और गवर्नमेंट की तरफ से जब ठीक से कोई रिप्लाई भी नहीं आता है, तो हमें इस तरह की कमिटीज़ वगैरह फॉर्म करना ही पड़ेगा। सच्चाई क्या है ये ढूंढ निकालना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को ये क्लियरली सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने बोला, आप ये नेशनल सिक्योरिटी के नाम लेते हो ना हर चीज़ में, कि नेशनल सिक्योरिटी के तहत हम मतलब डिस्क्लोज नहीं कर सकता हमने क्यों किया या नहीं किया, ये सब बातें या मत बोलिए। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप हमेशा बच नहीं सकते। ठीक है। तो इसलिए हम मजबूर है, हम इस तरह की कमेटी बना रहे हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्लियरली ये भी बता दिया, दिस एलिगेशंस आर बेसिकली अगेंस्ट द राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। तो वही है पेपरथिक जनरल स्टडीज 2 में चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोल ऑफ मीडिया नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, एंड पेपरथिक जनरल स्टडीज 2 में स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी। ये सब में आपको ये न्यूज़ काम आएगा। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। और एक बात ये है दोस्तों, मेंबर्स के लिए स्पेशल एमसीक्यू सेशंस शॉर्टली स्टार्ट होगा। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है इसलिए लेट हो रहा है। तो बेसिकली एमसीक्यू सेशंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंशियंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री, करंट अफेयर्स सब चीज़ में होगा। एंड स्पेशल आंसर राइटिंग सेशंस भी लेके आने की कोशिश करेंगे। एंड ऑब्वियसली डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हम स्टार्ट करेंगे शॉर्टली। तो मेंबर्स निश्चिंत रहिए, आपके लिए स्पेशल हम कुछ लेके आएंगे। अगला न्यूज़ है, डोंट यूज न्यू लॉ टू जस्टिफाई एलएसी मूव्स। 2 दिन पहले चाइना की तरफ से एक न्यूज़ आया था कि जो चाइनीज पार्लियामेंट, नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इन्होंने एक नया लॉ पास किया है, लैंड बाउंड्री लॉ। ये विथ इफेक्ट फ्रॉम होगा अगला जनवरी 1 से 2022 में। बेसिकली इस लॉ के अंदर ऐसे कई सारे प्रोविजंस हैं जो इंडिया के लिए कंसर्न वाली बातें हैं। बेसिकली इस लॉ में ये लिखा है, इट कॉल्स ऑन द स्टेट एंड मिलिट्री टू सेफगार्ड टेरिटरी एंड कॉम्बैट एनी एक्ट्स दैट अंडरमाइन चाइनाज टेरिटोरियल क्लेम्स। देखिए, आपको पता होगा चाइना ने इनके जहाँ भी बाउंड्री है उसके आसपास जितने कंट्रीज हैं उधर टेरिटोरियल क्लेम करके रखा हुआ है, वो भी इलीगली एंड इलॉजिकली। जैसे वो साउथ चाइना सी के ऊपर जो 9 डैश क्लेम किया है, ताइवान के ऊपर जो क्लेम करता है, इंडिया की तरफ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में क्लेम कर रहा है, और जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ विलेजेस वगैरह बना रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास।
तो ये सारी बातों को या फिर ये सारी एक्टिविटीज़ को जस्टिफाई किया जा रहा है ये नया लॉ के अंदर। बेसिकली इस लॉ में इन्होंने स्टेट एंड मिलिट्री को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है टू सेफगार्ड देयर टेरिटरी एंड कॉम्बैट एनी एक्ट्स दैट अंडरमाइन चाइनाज टेरिटोरियल क्लेम्स। मतलब अगर चाइनीज गवर्नमेंट ने कहीं टेरिटोरियल क्लेम किया है, उन्हें सेफगार्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलिट्री के पास है। अगर कोई इसके अगेंस्ट खड़ा हो रहा है उसे कॉम्बैट भी कर सकता है। तो ये पूरा परमिशन दिया जा रहा है खुलेआम चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी को, या फिर स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थमा रहा है अपनी टेरिटोरियल क्लेम जो है आपको सेफगार्ड करना है। तो ये गलत है ना। तो इंडिया ने अपना रिप्लाई दिया है एक स्टेटमेंट के थ्रू। इंडिया ने बोला डोंट यूज दिस न्यू लॉ टू जस्टिफाई एलआईसी मूव। आपने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में मूव्स किया है, जैसे कि आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह किया है, आपने इतने सारे ट्रूप्स डिप्लॉय किया है, आप उधर फ्रंटियर विलेजेस खड़ा कर रहे हो, ये सारी बातों को जस्टिफाई मत करो इन लॉ के थ्रू, ठीक है। The government called the law a unilateral move and said it could have no bearing on existing arrangements between both sides। देखिए ये जो LAC में फेज ऑफ होने के बाद कई सारे वर्किंग लेवल कंसल्टेशंस वगैरह हुआ है इंडिया एंड चाइना के बीच में, तो कई सारे एग्रीमेंट्स भी साइन हुआ है। तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला ये जो आपका नया लॉ है इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारा जो एक्सिस्टिंग एग्रीमेंट्स में। एंड एज इंडिया एंड चाइना हैव नॉट रिसॉल्व देयर बाउंड्री इशूज दस फॉर। अभी तक हमारे और चाइना के बीच में जो बाउंड्री इशूज है वो रिसॉल्व नहीं हुआ है, टेम्पररली वो चल रहा है, मीटिंग वगैरह चल रहा है, डिस्कशन वगैरह चल रहा है, अभी तक कोई रेसोल्यूशन नहीं हुआ है। तो आपके जो नया लॉ है ये आप बीच में आप लेके मत आइए। इट ऑल्सो रीअफर्म इंडियाज रिजेक्शन ऑफ द चाइना पाकिस्तान 1963 एग्रीमेंट इन विच पाकिस्तान हैंड ओवर शक्सगाम वैली ऑफ अक्साई चीन टू चाइना। देखिए आपको यह भी चीज़ पता होगा 1963 में चाइना और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत पाकिस्तान ने जो अक्साई चीन वाला एरिया, बेसिकली यहाँ अक्साई चीन में जो शक्सगम वाली है, ये चाइना को सरेंडर किया था। पर अभी भी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको माना नहीं है, इंडिया हमेशा इसको रिजेक्ट किया है, ठीक है। इंडिया फिर से ये बोल दिया, ठीक है, मतलब ये और एक बार क्लियर कर दिया कि आपकी जो चाइना पाकिस्तान एग्रीमेंट है जिसमें आपको अक्साई चीन मिला है पाकिस्तान की तरफ से, ये अभी तक हमने माना नहीं है। हमारे हिसाब से अक्साई चीन एरिया भी हमारे पास ही है, ठीक है। एंड इंडिया that claims all of Jammu and Kashmir which includes Aksai Chin has maintained at the agreement is illegal and invalid, ठीक है। तो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर एरिया में चाइना ने जो कब्जा कर रखा हुआ है ये सब इलीगल है, इनवैलिड है। तो आप ये नया लॉ अब जो लेके आए हो इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या लॉ लेके आ रहे हो, जो है वो वैसे ही रहेगा, राइट। In addition, New Delhi's latest statement indicates some apprehension that Beijing could use its new law that authorizes the state to combat any attempts। देखिए इसमें क्या लिखा नहीं है, न्यू लॉ में सबसे बड़ी बात तो ये है टू कॉम्बैट एनी अटेम्प्ट्स, मतलब अपनी टेरिटोरियल क्लेम आप कर रहे हो, इसके अगेंस्ट अगर इंडिया आ जाएगा तो इंडिया के अगेंस्ट वो कॉम्बैट कर सकता है। ये लॉ परमिशन दे रहा है, ये गलत बात है ना। तो बेसिकली वही बातें किया जा रहा है दोस्तों, जो आर्मी को या स्टेट को इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप जो दे रहे हो ये न्यू लॉ के अंदर, ये गलत है, ये हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 में सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज, इंडिया नेबरहुड रिलेशंस, ये सब टॉपिक सिलेबस में आपको ये न्यूज़ काम आएगा। अगला न्यूज़ है इंडिया सीक्स वैक्सीन लॉन्च फ्रॉम ADB एंड AIIB। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 667 मिलियन डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन खरीदने के लिए लॉन्च के लिए अप्लाई किया है ADB में एंड AIIB में। ADB माने एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में मनीला में, जिसमें बिगेस्ट शेयर होल्डर्स है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड जापान। बिगेस्ट शेयर होल्डर्स मतलब जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किया है। एंड AIIB की बात करें, ये बीजिंग बेस्ड है, चाइना में बीजिंग में इसके हेडक्वार्टर है। इसमें बिगेस्ट शेयर होल्डर्स है चाइना, सेकेंड है इंडिया, राइट। ADB $1.5 बिलियन लेंड करेगा, AIIB $500 मिलियन लेंड करेगा, राइट। आप देखिए ये जो ADB $1.5 बिलियन प्रोवाइड कर रहे हैं ना दोस्तों, दिस इज अंडर एन इनिशिएटिव। एक्चुअली लास्ट दिसंबर 2020 में ADB ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था APVAX, जिसका फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी। ये APVAX इनिशिएटिव इन्होंने इसलिए लॉन्च किया था ताकि इनकी जो मेंबर कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उन्हें वैक्सीन खरीदने के लिए हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो इसी इनिशिएटिव के अंदर ADB $1.5 बिलियन का लोन प्रोवाइड कर रहा है, राइट। अब और कुछ डिटेल दोस्तों, इंडिया जब ये 667 मिलियन डोजेस खरीदेगा ना, ये ऐसा वैक्सीन खरीदना चाहिए जो WHO ने क्वालिफाई किया है। आपको पता है हमारे देश में कोविशील्ड जो है इनको WHO का अप्रूवल मिला है, पर कोवैक्सीन को अभी तक मिला नहीं है, जो मैंने खुद ले रखा है। इसकी फाइनल असेसमेंट नवंबर 3 में होगा, नवंबर 3 को उसका फाइनल असेसमेंट होगा, तब पता चलेगा कोवैक्सीन को WHO का अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है।
वैसे दोस्तों ये जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, जिसमें इंडिया एंड चाइना सबसे बड़ा शेयर होल्डर्स है, इन्होंने इंडिया में कई सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं लोन्स प्रोवाइड किया है। जैसे कि चेन्नई मेट्रो रेल सिस्टम के लिए एआईबी ने ऑलरेडी 356.7 मिलियन डॉलर का लोन दिया है। एंड कई सारे प्रोजेक्ट है, जैसे कि बैंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, गुजरात रूरल रोड प्रोजेक्ट है, तमिलनाडु में ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट है। तो इस तरह कई सारे स्टेट्स में कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए लोन्स अप्रूव किया है एएआईबी ने, विच अमाउंट्स टू 6.7 बिलियन डॉलर। देखिए एएआईबी लॉन्च हुआ था 2015 में, 2015 से लेकर 2021 तक इंडिया ने 6.7 बिलियन डॉलर का लोन अप्रूवल लिया है एआईआईबी से। मैंने आपको यह भी बताया था एआईबी का लार्जेस्ट शेयर होल्डर चाइना है, इसके बाद इंडिया है, पर एआईबी से सबसे ज्यादा लोन लेने वाला जो कंट्री है वो भी इंडिया है, राइट। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपको ये न्यूज काम आएगा। अगला न्यूज है ये 4.2 वेरिएंट इन फ्रीक्वेंट इन इंडिया इंसाकोक मतलब इंडिया SARS-CoV-2 जीनोम कंसोर्शियम। सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज ए नेशनल मल्टी एजेंसी कंसोर्शियम ऑफ रीजनल जीनोम सीक्वेंसिंग लैबोरेटरीज। देखिए दोस्तों, जब कोरोना वायरस इंडियन पॉपुलेशन में स्प्रेड हो रहा था तो क्या क्या म्यूटेशंस हो रहा है इस वायरस में, क्या क्या जीनोमिक वेरिएशंस हो रहा है, तो ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मिलकर एक नेशनल मल्टी एजेंसी सेटअप किया जिसका नाम है इंसाकोक। ठीक है, पहले 10 लैबोरेटरीज थे, पर अब ये एक्सपांड करके इंडिया में टोटल 28 लैबोरेटरीज है इंसाकोक के अंडर। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग, पूरे जीनोम सीक्वेंसिंग करना इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड कितने भी वेरिएंट्स आ रहा है, जैसे कि तरह तरह की वेरिएंट्स है ना दोस्तों, जैसे वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है, वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट है, पोटेंशियल वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट है। इसके बारे में हमने एक अलग वीडियो किया था, कितने वेरिएंट्स हैं WHO के हिसाब से, वो हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वैसे कोरोना वायरस डिसीज के ऊपर हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए, सारी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इंसाकोक मतलब क्या, आप समझ गए ना, जितना भी जीनोम सीक्वेंसिंग करना या फिर कौन कौन से म्यूटेशन हो रहा है कोरोना वायरस में, ये सब पता करने के लिए एक इंडियन एजेंसी है। अब न्यूज़ क्या आया है दोस्तों, बेसिकली ये जो इंसाकोक है ना दोस्तों, ये रिपोर्ट्स रिलीज करते हैं कोरोना वायरस वेरिएंट्स म्यूटेशंस के बारे में। तो इन्होंने ये बोला है लेटेस्ट इनके रिलीज में कि जो AY4.2 वेरिएंट है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया था यूनाइटेड किंगडम में जो जब केसेस इंक्रीज हो रहा था वो AY4.2 वेरिएंट की वजह से हो रहा था, पर वो इंडिया में इतना फ्रीक्वेंट नहीं है। तो इंडियंस के लिए उतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में जितना कोरोना वायरस का सैंपल लिया उसमें AY4.2 वेरिएंट का प्रेजेंस कम था। ठीक है, वैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला वेरिएंट्स कौन कौन सा था, एक था डेल्टा वेरिएंट, दूसरा एक कापा वेरिएंट था, ये आपको पता ही होगा। देखिए आप कुछ डिटेल्स है, डेल्टा B.1.617.2 एंड इट्स रिलेटेड सब लीनेजेस AY दैट नंबर टिल 35। देखिए एक एक सब लीनेजेस को नंबर देता है, जैसे AY 1 से लेके 35 तक हो गया अभी। ठीक है, कंटिन्यूज टू बी द मेन वेरिएंट ऑफ कंसर्न इन इंडिया। बेसिकली ये AY जो है ये डेल्टा का एक सब लीनेज आप बोल सकते हो, जो डेल्टा म्यूटेशन हुआ था उसके एक सब लीनेज है ये AY, इसको नंबर देता है 1 से लेकर 35 तक हो गया, मैं वो बता रहा था। तो नो न्यू वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और VOC आर नोटेड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द इंसाक। तो आपके लिए इंडिया को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी केसेस जो है डिक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। अब डेली बेसिस में केसेस जो है 15,000 से नीचे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है शायद केरला एंड महाराष्ट्र, उधर भी अब चीज़ें थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ रहा है। तो इंसाकोक ने अब तक 1,07,000 सैंपल्स टेस्ट किया है, इसमें 88,000 हैव बीन एनालाइज्ड टू एस्टैब्लिश देयर लीनेजेस। देखिए 1,07,000 में 88,000 में अलग अलग सब लीनेजेस मिला है। एंड इंडिया हैज बीन सीइंग एन ओवरऑल डिक्लाइन इन न्यू केसेस, ये मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली वही है न्यूज़ दोस्तों, ये जो AY4.2 वेरिएंट है ये इंडिया में ज़्यादा दिखा नहीं, इट्स वेरी इनफ्रीक्वेंट। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 हेल्थ में आपको ये न्यूज़ काम आएगा। आज का फाइनल न्यूज़, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फेज अग्नि 5। इंडियन आर्मी को और स्ट्रेंथन करने के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सक्सेसफुल टेस्ट फेयरिंग हुआ APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा में से। अग्नि 5 का रेंज है 5,000 किलोमीटर एंड ए वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब इसकी जो टारगेट हिटिंग होगा वो प्रिसाइज होगा, वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के बारे में आप जानता ही होगा, ओडिशा में है।
इसको पहले व्हीलर आइलैंड बोलता था, अब ये आइलैंड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है। द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ अग्नि 5 इज इन लाइन विद इंडिया स्टेटेड पॉलिसी टू हैव क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। अगर आपने हमारा लक्ष्मीकांत पॉलिटी वाला सीरीज देखे हो, इसमें लास्ट के 3 चैप्टर्स में हमने इंडिया की गुजरात डॉक्ट्रिन, फॉरेन पॉलिसी, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, ये सब के बारे में डिटेली बताया हुआ है। इसमें क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस भी आता है। इसका मतलब है नो फर्स्ट यूज। अगर कोई भी कंट्री हमारे साथ वार डिक्लेयर करे या फिर हम किसी भी कंट्री के साथ वार डिक्लेयर करें, तो हम कभी भी इस तरह की वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, चाहे वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर न्यूक्लियर मिसाइल्स हो, ये हम पहले फायर नहीं करेंगे, पहले यूज नहीं करेंगे। अगर कोई कंट्री हमारे ऊपर अटैक किया, न्यूक्लियर अटैक किया या फिर इस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल्स का अटैक हो गया, तो हम इन्हें वापस फायर करेंगे। ये हमारी पॉलिसी है, पर फर्स्ट यूज हम नहीं करेंगे। ये कहता है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। द सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ द मिसाइल केम इन द मिडस्ट ऑफ ए लिंकरिंग बॉर्डर स्टैंड ऑफ विद चाइना एंड ईस्टर्न लद्दाख। ये बात तो आपको पता है, चाइना के साथ जो इंक्रीजिंग टेंशन है, इसकी वजह से इस तरह की टेस्ट फायरिंग करना, हमारी आर्सनल एकदम रेडी रखना ज़रूरी है, ये हमारी मजबूरी भी है। अब की फीचर्स ऑफ द मिसाइल क्या क्या है? इट इज़ एन इंटरकॉन्टिनेंटल सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाने की क्षमता होगा। इतना ज़्यादा रेंज जो है, देखिए 5000 किलोमीटर मतलब ये जो है पूरा एशिया कवर कर सकता है, जैसे पाकिस्तान, चाइना, यूरोप, हर जगह पहुंच जाएगा। 5000 किलोमीटर इसका रेंज है और इसकी जो प्रिसेस टारगेटिंग है, बेसिकली इसकी जो एक्यूरेसी है, ये बहुत हाई है। मतलब जहां जिस टारगेट में हिट करना है उसी टारगेट में ही हिट करेगा, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ठीक है, फिर लिखा है सरफेस टू सरफेस। सरफेस टू सरफेस मतलब क्या है? सिंपल बात है, दो एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक। फिर न्यूक्लियर कैपेबल, ये तो आपको पता है, इसमें न्यूक्लियर वारहेड जो है कैरी कर सकता है, करीब 1500 किलो का वारहेड कैरी कर सकता है। ठीक है, फिर बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल मतलब क्या होता है? देखिए नॉर्मली एक बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है दोस्तों, एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हैं। मतलब मान लीजिए इस सरफेस से छोड़ दिया जाए बैलिस्टिक मिसाइल को, ये बैलिस्टिक मिसाइल जहां तक ये हिट करेगा ना, उधर तक पावर्ड नहीं होगा, मतलब कोई फ्यूल पावर्ड नहीं होगा। इसको पावर करेगा करीब बीच तक, इधर तक। इसके बाद इसे ग्रेविटी के साथ छोड़ दिया जाएगा। बेसिकली इधर तक पहुंच जाएगा, इधर तक फ्यूल पावर्ड होगा, इसके बाद ये ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा। मतलब इधर से इधर तक जो पावरिंग होगा ना, वो एकदम प्रिसेसली होगा, ताकि इधर से इधर तक जो ग्रेविटी में फॉल होगा ना, वो प्रिसेस फॉल होगा। मतलब जो टारगेट में हिट करना है उस टारगेट में हिट करेगा। ठीक है, समझ के? ये होता है बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, अब इसकी रेंज के बारे में बताया हुआ है 5000 किलोमीटर एंड वारहेड जो है 1500 किलो का है एंड पूरी लेंथ जो है 17 मीटर एंड वेट जो है 15 टन। अब और एक चीज़ ये है दोस्तों, इंडिया हैज ऑलरेडी ज्वाइन एन एलीट क्लब ऑफ नेशंस। देखिए पूरी दुनिया में जितने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर्स है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन, इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है। इसके अलावा इसराइल के पास भी है। अब ये जो 6 कंट्री के साथ इंडिया के पास भी ICBM है, तो ऑलरेडी इंडिया एलीट क्लब ऑफ नेशंस में है जिनके पास इस तरह की मिसाइल्स है। राइट, तो वही है दोस्तों, पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 डिफेंस टेक्नोलॉजी में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा आप मुझे फॉलो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मेरे जो पढ़ाने का तरीका है उसमें कुछ चेंजेस लाना है या नहीं लाना है। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।